नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न के राजयोग के बारे में। यानी वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जो यदि कन्या लग्न में लगी तो राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही आज एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाए, जो हम हमेशा करते हैं। हमारे वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर, कभी दो दर्शकों के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है। तो यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अच्छा, आज जिस प्रश्न का चुनाव हुआ है वो प्रश्न बड़ा ही खास है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें प्रतीत होता है कि हमारी जन्म कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, योग कारक हैं, परंतु वह शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो इसका प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप प्रश्न भी जरूर सुनिएगा। इससे आप लोगों को ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। और जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नवमांश और दशमांश कुंडली का क्या महत्व है, आज इस प्रश्न में उसका उत्तर भी है। मैं हमेशा अपने प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ लग्न को नहीं, नवमांश और दशमांश को भी देखिए, तो ही हम किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ पाएंगे, किसी रिजल्ट पे आ पाएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में लग्न के स्वामी, यहाँ ये कन्या लग्न की कुंडली है, ये जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है ये लग्न है। लग्न के स्वामी बुध होते हैं, बुध लग्नेश होते हैं। साथ ही कन्या लग्न में शुक्र भाग्येश होते हैं, तो शुक्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। शनि पंचमेश होते हैं, शनि की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो कन्या लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग का निर्माण करेंगी? तो कुछ ग्रह स्थितियां बता रहा हूं। पहला, यदि सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह दशम भाव में स्थित हो। कौन कौन से ग्रह? सूर्य, बुध और शुक्र। ये कहां स्थित होने चाहिए? दशम भाव। गुरु स्थित हो एकादश भाव में और शनि स्थित हो पंचम भाव में। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति। अब यह क्यों कारण समझिए। सूर्य, बुध और शुक्र की मैंने युति कही, क्योंकि सूर्य हमेशा बुध और शुक्र के आसपास होते हैं। दशम भाव से सूर्य का जो संबंध है, यह संबंध बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस जन्म कुंडली में बुध खुद लग्नेश और दशमेश होंगे, तो लग्नेश का दशम भाव में जाना अपने आप में राजयोग कारक है। और बुध दशमेश में, चूंकि दोनों डिपार्टमेंट है, लग्न का भी और प्रोफेशन का भी, दशमेश दशम में होंगे तो भद्र योग लगा देंगे, तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन जाएगा। और नवमेश शुक्र दशम में होंगे, तो नवमेश शुक्र के दशम में होने की वजह से ये नवमेश और दशमेश का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक युति बन जाएगी, और ये युति बहुत ही सुंदर परिणाम देगी। इसलिए गुरु कहां स्थित होने चाहिए? लाभ भाव में। अब गुरु यहां पर चतुर्थेश है और गुरु यहां सप्तमेश, यानी सुखेश और सप्तमेश में। सुख भाव का संबंध लाभ भवन से बनना या विवाह भाव का संबंध लाभ भाव से बनना अपने आप में श्रेष्ठ। और गुरु यहां पर उच्च के होंगे, यानी बहुत ही लाभ देंगे। पंचमेश शनि पंचम भाव में। अब जिस जन्म कुंडली में पंचम भाव में बलशाली हो रहा हो, लग्न बलशाली हो रहा हो, नवम भाव बलशाली हो रहा है, और चतुर्थेश पंचमेश का परस्पर दृष्टि संबंध बन जा रहा है, संतान भाव पर गुरु की दृष्टि चली जा रही है, अब कहना ही क्या। अब ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली हो सकता है, कदम कदम पर उसका भाग्य साथ देगा और अपने जीवन काल में खूब उन्नति करेगा। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग इसके दूसरे नियम पर आ जाते हैं। सूर्य और बुध कहाँ हो? लग्न में हो, यानी सूर्य और बुध स्थित होने चाहिए लग्न में। यहां सूर्य हो और यहां बुध। शुक्र स्थित होने चाहिए कहां? तो शुक्र स्थित होने चाहिए धन भाव। तो भी एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन, क्योंकि जहां पे बुध यहां भद्रयोग बना देंगे, शुक्र यहां पर स्थित होकर के धन भाव में धन भाव की स्थिति उन्नत कर देंगे, और गुरु और चंद्रमा स्थित हो जाए एकादश भाव, तो लाभ वहां भी अच्छा हो गया। यानी व्यक्ति का जो लाभ होगा वह लाभ भी बहुत अच्छा होगा, लाभ में व्यक्ति खुद कमाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति। जन्म कुंडली में यदि नवमेश और दशमेश का परिवर्तन भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा, यानी यहां स्थित हो जाए बुध, दशमेश बुध यहां स्थित हो जाए और नवमेश शुक्र यहां स्थित हो जाए, तो यह नवमेश और दशमेश का परिवर्तन भी कन्या लग्न वालों के जीवन में बहुत ऊंचाई देने में सक्षम है।
इसके अलावा सूर्य और बुध दशम भाव में हो, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य और बुध दशम भाव में हो, शुक्र भाग्य भाव में हो और मंगल और राहु छठे भाव में, तो यह कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचा उठाती है। और यदि यहां पर गुरु स्थित हो गए तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्तियों के सामने शत्रु टिक नहीं पाते। क्यों? कारण सुनिए, सूर्य बुध का दशम भी समझा चुका हूं आपको क्या महत्व है। भाग्य से भाग्य भाव में ही जा रहे हैं, यानी भाग्य से जब भाग्य भाव में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना कि व्यक्ति का जो भाग्य है बहुत अच्छा होगा, भाग्य बली होगा। यहाँ भाग्य बली हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, मंगल और राहु ये छठे भाव में, तो छठे भाव से मंगल यहाँ अष्टम के स्वामी, अष्टम का छठे में आना, यानी एक तो विपरीत राज्य, पहली बात। दूसरा, पाप ग्रह का संबंध, उपचय स्थान, 3, 6, 10, 11, खासकर तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन भावों से यदि हो तो बहुत ही सुंदर माना गया। यहाँ मंगल और राहु स्थित होकर के क्या करेंगे, व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना देंगे व्यक्ति अपने शत्रु को हमेशा हावी रहेगा, उसके शत्रु उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। सप्तम में गुरु यदि स्थित हो जाए मीन राशि पर तो हंसियों पर आदि तो बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। चतुर्थ भाव में गुरु स्थित हो, तृतीय भाव में मंगल स्थित हो और लग्न में सूर्य और बुध स्थित हो, तो अभी बहुत सुंदर स्थिति। इसके अलावा कन्या लग्न में राजयोग का निर्माण होता है। यदि पंचमेश शनि उच्च के हो जाए द्वितीय भाव में, यहां 7 अंक लिखा हुआ है, तुला राशि पर शनि उच्च के होते हैं, यदि शनि उच्च के हो जाए द्वितीय भाव में, शुक्र यदि स्थित हो जाए सप्तम भाव में और गुरु यदि स्थित हो जाए लाभ भाव में, तो भी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति, बहुत ही उत्तम स्थिति, जातक अपने जीवन में बहुत भारी सफलता प्राप्त करता है। राहु यदि स्थित हो जाए तृतीय भाव में मंगल के साथ, यानी मंगल और राहु तृतीय भाव में स्थित हो, शनि स्थित हो द्वितीय भाव में और सूर्य बुध शुक्र स्थित हो दशम में, तो यह कन्या लग्न के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। लग्न में सूर्य बुध हो, लग्न में सूर्य बुध हो और द्वादश में शुक्र हो तो भी अच्छा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं कैसे कह रहा हूं कि द्वादश में शुक्र अच्छे हैं, क्योंकि यहां पर तो धन भाव है, तो धन भाव का संबंध द्वादश से बन रहा है, यहाँ भाग्य भाव है तो भाग्य भाव का संबंध द्वादश से बन रहा है, तो फिर लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शुक्र की द्वादश भाव में स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। अगर धनेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, इसका अर्थ ये जरूर है कि धन जीवन में आएगा तभी व्यय होगा, तो इससे भी घबराना नहीं है। यह स्थिति भी बहुत ही उत्तम स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए इससे आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ चुनिंदा योग थे कन्या लग्न में, और भी कई स्थितियां बनती हैं राजयोग की, लेकिन ये कुछ प्रमुख योग जो एक जन्म कुंडली में लगे और इन ग्रहों से संबंधित महादशा और अंतर्दशा आएगी तो निसंदेह है यह योग मुखरित होगा और जातक अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा फल देगा। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूछा है, इनका नाम है जयदीप मुखर्जी, इन्होंने पूछा है कि इनकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न में ही उच्च के शनि है और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और शनि वक्री भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तुला लग्न की जन्म कुंडली है, तुला लग्न में शनि सबसे योग कारक होते हैं और तुला लग्न में इनके चतुर्थेश और पंचमेश शनि लग्न में ही स्थित उच्च के। अब इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि जब उच्च के स्थित और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और शनि वहां अकेले हैं, स्वतंत्र हैं और शनि पाप प्रभाव में भी, शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, वक्री भी नहीं। फिर भी जब जब इनके जीवन में शनि की अंतर्दशा आई तब तब ये परेशान है, ये नीचे ही गए, ऊपर नहीं उठे और जीवन में कई तरह की समस्याओं को इनको सामना करना पड़ा। जयदीप मुखर्जी जी, देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहता हूं बार बार बहुत गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही गूढ़ विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र।
यदि आप मेरे नीच की तरह की वीडियो देखेंगे तो मैं वहां बार बार कहता हूं, ग्रह नीच के हो रहे हैं इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि वो बुरा फल देंगे। उसकी गहराइयों तक जाइए, उसकी पोजीशंस को देखिए। ठीक उसी प्रकार ग्रह उच्च के हैं या पंच महापुरुष शुभ बना भी रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा फल देंगे। कारण सुनिए क्यों। आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं और वहां के स्वामी कौन है, लग्नेश कौन है, शुक्र। शुक्र कहाँ स्थित है, द्वादश में। अब आप कहिएगा कि द्वादश में शुक्र तो बहुत अच्छा फल देते, तुला लग्न में नहीं देते। हाँ, क्योंकि वहां पर लग्नेश नीच के होकर के द्वादश में चले गए। तो सबसे पहले तो लग्न का मजबूत होना आवश्यक है ना। अब लग्न ही मजबूत नहीं है, शनि सर्वाधिक शुभ कारक ग्रह है, चतुर्थेश और पंचमेश है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, ठीक है। और जब लग्न ही बली नहीं होगा तो शनिदेव क्या करेंगे। एक ये कारण आपने कहा था कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, तो पहला प्रकाश ये कारण। दूसरा कारण सुनिए, आप लोग अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होंगे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नवमांश और दशमांश कुंडली का भी बड़ा महत्व है। आपकी कुंडली यह सिद्ध करती है कि महत्व कैसे है। देखिए, नवमांश कुंडली में शनि योग कारक होकर के छठे भाव में स्थित है। पापक ग्रह का छठे भाव में जाना अच्छा होता है, लेकिन जब योग शनि योग कारक होंगे और छठे भाव में जाएंगे तो जिस भाव में होंगे उस भाव की अभिवृद्धि करेंगे। अगर कर्ज शत्रु और रोग भाव में होंगे तो वहां पे अभिवृद्धि करेंगे। इसी वजह से शनि की दिशा में आपको फाइनेंशियल दिक्कतें भी परेशान करती होंगी, शारीरिक स्वास्थ्य परेशान करते होंगे, मानसिक रूप से भी आप परेशान होते होंगे। अब और एक बात बताता हूं, दशमांश कुंडली में यदि आप विचार करेंगे तो शनि जहां स्थित है वहां एक अंक लिखा होगा। तो एक अंक का क्या अर्थ हुआ, मेष राशि, अर्थात शनि वहां नीच के हो गए। तो जब शनि वहां नीच के हो गए तो शनि क्या अच्छा फल देंगे, तो वहां भी दिक्कत। यानी शनि में कोई बल नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं। नक्षत्र देखिएगा तो राहु के नक्षत्र पर स्थित है, तो वहां भी परेशानी। दशमांश कुंडली में शुक्र वापस से कन्या राशि पर जा रहे हैं तो शुक्र भाग में कमजोर हो रहा है। यानी शनि में जो शनि से संबंधित जो शुभ बातें होनी चाहिए थी वो शुभ बातें नहीं हुई, और इसी वजह से शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। ये कारण है। आप अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिएगा और बहुत गहराई से कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो षोडश वर्ग है उसमें शनि की स्थिति काफी कमजोर हो रही है। इस वजह से लग्न कुंडली को देख करके प्रतीत तो हो रहा है कुछ के हैं पंच महापुरुष बना रहे हैं, और जो व्यवहारिक रिजल्ट है उसका उसमें इसलिए अंतर आ रहा है। आशा करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच निसंदेह चैनल के किसी वीडियो पर जाइए, कमेंट कीजिए, आपको भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के बस इतना ही। नमस्कार।